ओके, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। चैट जीपीटी आपके लिए कोड लिख देता है, आपके लिए ईमेल लिख देता है, आपकी कहानियां लिख देता है। आपने बहुत डिफरेंट तरीके से चैट जीपीटी को यूज किया हुआ है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करता है? ये आपके आंसर्स को जनरेट कैसे करता है? अगर आपने ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में अगर आया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा करके कि चैट जीपीटी या ये जो एआई जो लगा हुआ है, ये आपके आंसर्स को प्रिपेयर कैसे करता है, जनरेट कैसे करता है। ठीक है, टेंशन नहीं। मैं कोशिश करूंगा इसको बिल्कुल नॉन टेक्निकल रखूं, एक थ्योरेटिकल वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको ये पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जिसको ट्वीक करने पे, छेड़ने पे क्या होगा। एंड ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारी चीजें ना इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसी वीडियो के साथ ना इस चैनल पे एआई वीडियोस की शुरुआत होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बिकॉज इस वीडियोस पे, इस चैनल पे हम बहुत सारे एआई के कंटेंट लाने वाले हैं। कि पहले हम समझेंगे एआई के बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद एआई एप्लीकेशंस बनाएंगे एंड सिंपल टू एडवांस सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो इस एआई या चैट जीपीटी या किसी भी एआई सिस्टम को समझने से पहले ना हमें सबसे पहले एलएलएम को समझना पड़ेगा। बिकॉज सारे सिस्टम का जो ब्रेन है वो है ये एलएलएम। ठीक है, तो एलएलएम को समझते हैं कि ये है क्या। तो एलएलएम के, अगर एलएलएम के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो मोस्टली जितने भी कंपनीज है, जैसे गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, ये मिस्टल, सारी कंपनियां ना एलएलएम ही लॉन्च करती है अपनी। एलएलएम एक ऐसा मॉडल है जिसको बहुत सारा डेटा दे करके उसको ट्रेन किया गया है। ठीक है, उसको बहुत सारा जो इंटरनेट पे या अलग अलग फील्ड के रिसर्च पेपर, कोड, गिटहब के कोड जो पब्लिक में पड़े हुए हैं, उन सारा डेटा को दे करके उसको ट्रेन किया गया है। और उसको एक प्रोबेबिलिटी मशीन की तरह बनाया गया है कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, एंड उसी को ही हम लोग बोलते हैं जनरेट करना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि उसको बहुत सारा डेटा दे करके ट्रेन किया गया है। ठीक है, एक एआई मॉडल बोल रहे हैं उसको, बट एक्चुअली क्या है वो एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, एक ऐसा डीप लर्निंग का मॉडल है जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, जो बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड हो रखा है, अलग अलग लैंग्वेजेस, रिसर्च पेपर, इन सब पे ट्रेंड हो रखा है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है ना, कि कोई भी आप मॉडल बनाओ, एआई का कोई भी मॉडल बनाओ, चाहे एलएलएम से लेकर के, सॉरी एमएल से लेकर के, एमएल का मॉडल बनाओ या डीप लर्निंग का मॉडल बनाओ, या आज जो नए नए ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी मॉडल बनाओ, वो ना एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं अभी तक। ठीक है, पैटर्न के ऊपर चलते हैं, एक पैटर्न फाइंड कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे ना वो आगे की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इट्स नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज, हमारी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट टोकन या वर्ड को। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि एलएलएम इज अ प्रोबेबिलिटी मशीन फॉर प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड और टोकन। ठीक है, ये क्या है, एक एलएलएम एक मशीन की तरह काम करता है जो नेक्स्ट वर्ड या टोकन को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, पहली चीज तो कुछ कुछ कीवर्ड्स मुझे समझ नहीं आए पंकज। ठीक है, पहले तो ये टोकन क्या होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे हम हाँ मतलब टोकन क्या होता है और इन सबको, अच्छा ये बाय द वे ये इमेज क्या है, ये इमेज है आपके वही एलएलएम मशीन की, जो इंटरनली वो दिखता कैसा है।
ठीक है, तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है। तो इवन जो चैट जीपीटी का जीपीटी जो है ना, जैसे हम बोलते हैं ना चैट जीपीटी, तो ये जीपीटी क्या है पता है? जीपीटी जो है ना, वही एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो और कंफ्यूज मत होना, अभी अभी बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे है या इंटरनली। तो बेसिकली इसको अभी के लिए इतना समझो कि ट्रांसफॉर्मर ना बहुत ही बड़ा एक डीप लर्निंग का मॉडल होता है। डीप लर्निंग का मॉडल किसी को नहीं पता कि क्या होता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि हम डीप लर्निंग में ना एक न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, एक ऐसा मैथमेटिकल और प्लस प्रोग्रामिकल क्वेश्चन कोड जो कि नेक्स्ट आपने जो डेटा दिया है उसके ऊपर ट्रेंड हो करके वो प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, कि जैसे कि आपने डॉग बिल्ली का प्रिडिक्शन कराना है कि एक इमेज दे रहे हो और उसके को बता रहे उसको बोल रहे हो कि बताओ कि ये कैट है कि डॉग है, तो उस टाइप का। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक न्यूरॉन ना हम बेसिकली इस तरीके से हम बनाते हैं कि यहाँ पे हम इनपुट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा और उसके बाद कोई ना कोई इसका आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ एक न्यूरॉन का बिहेवियर होता है, बट एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर ना बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं करते हैं, जो और टेक्निकल वाली चीज़ें रहेगी उसको हम एक इंडिविजुअल वीडियोस में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेन फोकस रखते हैं कि एलएलएम और एलएलएम के अंदर जो 2-3 पैरामीटर्स होते हैं उसको ट्वीक करके कैसे वो काम करते हैं और उसको ट्वीक करने से क्या होगा, तो वो उस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमें समझ में आ गया कि एलएलएम जो है भैया वो इंसानों की तरह तो सोच नहीं सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी मशीन है जो कि हमेशा एक नेक्स्ट वर्ड या टोकन को प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्लियरली यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि एलएलएम जो है मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करता है और ना ही तो फैक्ट्स को चेक करता है। ये एक पैटर्न पे चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने बोला क्या कि दिस इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, एलएलएम जस्ट अ पैटर्न, एक पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेता है, उसी पैटर्न के ऊपर वो बाकी चीजें करने लग जाता है। ठीक है, तो अच्छा ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर। एलएलएम के पास जितना इनपुट है बस उतने में ही वो काम करेगा। लेट सपोज कोई इंफॉर्मेशन अगर एलएलएम के पास नहीं है तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। तो लेट सपोज जब ये एलएलएम बना, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉक्स है। ये जब एलएलएम बना तो इसको हमने उस टाइम पे जो इंटरनेट पे जितना डेटा पड़ा हुआ था वो सारा डेटा हमने उसको दिया। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेंड हो करके ट्रेनिंग के लिए दिया, ट्रेनिंग के लिए दिया। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद यहां से जो फाइनल एलएलएम निकल के आया, ठीक है, तो लेट सपोज इसके पास था 1 जन 2026 तक का डेटा। तो ये जो एलएलएम है ना, ये जो एलएलएम है उसके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 जन 2026 तक का ही है। कोई इवेंट अगर 1 जन 2026 के बाद हुई है और उससे अगर आप पूछोगे एलएलएम से उस इवेंट के बारे में, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? बिकॉज उसके पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उस पे वो उसकी ट्रेनिंग ही नहीं गई है। इसको ऐसे समझा लो कि एक ना डंप बच्चा है, या उसको उसको हमने जितनी किताबें दी है पढ़ने के लिए वो उतने में से ही आंसर कर पा रहा है।
ठीक है। एक्चुअली नहीं बोल डंप नहीं बोलना चाहूंगा, मतलब हम सभी का सेम ही बिहेवियर होता है कि हमें जितना पढ़ाया जाता है हम उतने में से ही आंसर करते हैं जितना हमें पता होता है। बट हाँ, बिकॉज वी आर ह्यूमन, तो हम थोड़ा सोच लेते हैं, हम थोड़ा फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। बट ये ऐसा कुछ नहीं करता है। बट हाँ, जितना इसको बताया जाएगा, जितना इसको डेटा दोगे, जो जो इंफॉर्मेशन दोगे, उतने में ही वो आंसर करेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट अवेयर। मतलब ये ओनली जो आपका जो प्रिडिक्ट करेगा वो उन्हीं में से करेगा जिनका डेटा उसके पास है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड और आया था हमारे पास कि टोकन के बारे में। ठीक है। तो ये टोकन क्या है, ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोकन का। तो इसको भी समझते हैं, क्योंकि आप कल को हम कोई स्क्रैच से एलएलएम बनाते हैं या कोई एजेंट बनाते हैं या एआई का कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वहां पे ना ये टोकन को समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है। क्यों? तो इसलिए सबसे पहले टोकन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो टोकन क्या है? तो टोकन के बारे में अगर समझें तो टोकन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एक टेक्स्ट का। ठीक है। तो बेसिकली ना कंप्यूटर को या इस एलएलएम को ना वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, उसको समझ में आते हैं टोकन्स। तो वैसे अगर मैं बताऊं तो टोकन जो है ना वो एक टाइप का नंबर है। ठीक है। अब नंबर क्या है उसको हम समझेंगे, डोंट वरी, भागेंगे नहीं। ठीक है। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे टोकन है क्या। तो अगर एक एग्जांपल लें, जैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड एआई। ठीक है। अब अगर मैं ये देता हूं एलएलएम में, ठीक है, किसको देता हूं? एलएलएम में। तो एलएलएम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, उसका फ्लो क्या है, प्रोसेस क्या है? तो एलएलएम सबसे पहले ना इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? टोकन्स की फॉर्म में। ठीक है। तो टोकन्स की फॉर्म में तो इसको ब्रेक करेगा टोकन्स की फॉर्म में। जैसे आई एक अपने आप में एक टोकन है, वांट एक अपने आप में टोकन है, टू अंडरस्टैंड को उसने दो वर्ड में ब्रेक कर दिया, अंडर एंड स्टैंड एंड एआई। ठीक है। तो इन सबको एक टोकन्स की तरह ब्रेक, एक टोकन्स में ब्रेक किया। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, टोकन ना कभी भी जो है एक सिंगल वर्ड, जरूरी नहीं है कि वो टोकन ही हो। ठीक है। इट कैन बी टोकन, और एक सिंगल वर्ड में मल्टीपल टोकन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब ये एक्चुअली में ना ये भी टोकन्स नहीं है, ये वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं आपके नंबर्स में। ठीक है। ये वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं नंबर्स में। इन्हीं इन्हीं नंबर्स को ना, इन्हीं वर्ड्स के नंबर्स को हम लोग टोकन बोल देते हैं। ठीक है। इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? टोकन्स। बट अभी के लिए आप समझो कि जो भी हम देंगे, ठीक है, हम जो भी यहां देंगे ना वो कन्वर्ट होगा, वो ब्रेक होगा बेसिकली स्मॉलर पीसेस में। तो टोकन वही है, स्मॉलर पीसेस। तो बेसिकली और इंटरनली अगर समझाऊं कि टोकन क्या है, तो जो एलएलएम होता है ना, वो एलएलएम इंटरनली क्या करता है? एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मेंटेन करता है, वर्ड जिसको वर्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। वर्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे आई यहाँ है, फिर आई आई जैसे वांट, या फिर और क्या था, टू, अंडर, स्टैंड। ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग, डॉग, कैट, वांट। ठीक है। बहुत बड़ी मैट्रिक्स को ये अंडरस्टैंड करता है बेसिकली, इसको मेंटेन करता है। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो वर्ड्स पॉसिबल होते हैं उसी को ही ये टोकन में कन्वर्ट, उसी को ही ये बेसिकली टोकन्स में ब्रेक करता है। तो ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं घुसेंगे, वरना फिर और भी चीजें समझनी पड़ेगी इसको, इसके लिए। ठीक है। बट एक थंब रूल की अगर बात करें तो एक टोकन में मोस्टली 4 कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। या फिर 100 टोकन्स में आपके 75 वर्ड्स के करीब होगा। एंड ये टोकन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी प्रोसेसिंग ही इसी टोकन्स के ऊपर ही होती है।
आपका एलएलएम जो है ना वो वर्ड्स नहीं जनरेट करता है, वो ये टोकन्स ही जनरेट करते हैं, ठीक है, वो ये टोकन्स ही जनरेट करते हैं और इसी टोकन से फिर आगे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इवन जो एलएलएम की कॉस्टिंग भी जो आती है ना वो इसी टोकन्स के बेसिस पे आती है। तो आपको टोकन्स तो समझ में आना जरूरी है, ठीक है, कि टोकन्स हैं क्या। तो टोकन्स कुछ नहीं है, जो हमने दिया है उसी को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करना, ठीक है, स्मॉलर वर्ड्स में ब्रेक करना, जो एआई जिसको वो एआई समझ पाएगा उसको ही हम लोग टोकन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड टोकन में कन्वर्ट होने के बाद उन टोकन्स की क्या होती है, एम्बेडिंग, जो कि एम्बेडिंग को समझने के लिए ना एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, कि एम्बेडिंग क्या होती है। बिकॉज जो एलएलएम काम करता है इंटरनल, जो सारी कैलकुलेशंस करता है वो इसी एम्बेडिंग के ऊपर करता है। तो इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं तो एम्बेडिंग क्या है ना, एक कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है, ठीक है, कि हर वर्ड का ना कोऑर्डिनेट निकालना होता है। जैसे मैंने लिखा था आई, ठीक है, यहाँ पे है वांट, ठीक है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये वेक्टर फाइंड करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा डिटेल में कि एम्बेडिंग क्या है। अभी हम इसमें मेन फोकस रखेंगे कि एलएलएम के ऊपर एक पूरा एंड टू एंड फ्लो कंप्लीट करें। फिर ये अपने आप में ना बहुत डेप्थ और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, ठीक है, एम्बेडिंग के ऊपर हो गया, या जो कि ये टोकन्स इंटरनली काम कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर सेपरेट मैं वीडियोस डालूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जल्दी डालूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है कि इनमें से किसका वीडियो मैं पहले डालूं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी की वीडियोस पहले लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एम्बेडिंग क्या है, अगर हम फटाफट एम्बेडिंग को समझने की कोशिश करें तो एम्बेडिंग इज मल्टी डायमेंशन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशन बनाया है, बट एक जब हम एम्बेडिंग की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली लाइक एक एक वैसे बता रहा हूँ 1536 डायमेंशंस की बात करते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब एम्बेडिंग्स की बात करते हैं, जब एलएलएम के एम्बेडिंग्स की बात करते हैं तो वो 1536 डायमेंशंस की बात करते हैं, मतलब इट्स लाइक वेरी ह्यूज, ठीक है। फिर वो जो डायमेंशंस होती है ना वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वो एक तरीके से ना एक्चुअली एलएलएम मीनिंग नहीं समझ पाता है, बट यहाँ पे ये आपका अटेंशन इन लाइक एक्चुअली यहाँ पे एलएलएम मीनिंग नहीं समझ पाता है, बट यहाँ पे क्या है कि वो इससे वर्ड्स के बीच में रिलेशन या वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी को फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड एलएलएम के अंदर जो सारी मैथ लगती है वो इसी एम्बेडिंग के ऊपर लगती है। तो आपने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट से वो टोकन में कन्वर्ट हुआ, टोकन से वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुआ, एंड उसके बाद एलएलएम की प्रोसेसिंग होती है उस एम्बेडिंग के ऊपर, ठीक है। ओके, तो जैसे किंग और क्वीन का रिलेशन देखना है, ऑब्वियसली ये दोनों क्लोजर है, तो वो एम्बेडिंग पे ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है, टोकन में नहीं पता चलता वो, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि ये टोकन जो है कैलकुलेट कैसे होते हैं एक एलएलएम के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी टेक्स्ट आप एलएलएम को भेजते हो तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट होता है आपके टोकन्स की फॉर्म में, सिंपली, ठीक है। आपने जो भी टेक्स्ट भेजा है वो जो भी आपने प्रॉम्प्ट भेजा है वो प्रॉम्प्ट ब्रेक होता है स्मॉलर टोकन्स की फॉर्म में। ये क्या है आपका टोकन और ये क्या है आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट प्लस डेटा, ठीक है। तो ये आपके टोकन्स की फॉर्म में ब्रेक होता है, एंड इस टोकन को अंडरस्टैंड करके वो क्या करता है, बहुत सारे ना वर्ड्स जनरेट करता है, प्रिडिक्ट करता है कि ये वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। एंड उन्हीं वर्ड्स में से कोई एक वर्ड जो है
उन्हीं में से कोई एक वर्ड जो है फाइनलाइज करता है आपके आउटपुट के लिए। ठीक है, ये एक बेसिक फ्लो मैंने बताया है। ठीक है, कि जो यहाँ पे ये जो इसने जनरेट किया ना, उन्हीं में से उसने एक वर्ड को चूज किया आगे अगला टोकन ऐसा, ठीक है, कि नेक्स्ट वर्ड की तरह। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखो, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आप देखो तो एक तो हो गया आपका ये इनपुट, ठीक है, और एक हो गया ये आपका आउटपुट। ठीक है, तो एक हो गया इनपुट और एक हो गया आपका आउटपुट। तो आपके ये इनपुट में जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसको भी तो ये अंडरस्टैंड कर रहा है ना, उसको समझ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनपुट टोकन। ठीक है, और जो टोकन जनरेट हो रहा है उसको बोला जाता है आउटपुट टोकन। ठीक है, और कुछ टोकन्स ऐसे होते हैं कि एलएलएम ना अपने में कैश करके रखता है फॉर प्रोसेसिंग या उन चीजों के लिए। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट में, तो उसको बोलते हैं कैश टोकन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के किसी भी एलएलएम में टोकन्स मोस्टली होते हैं। ठीक है, अब जो एलएलएम की प्राइसिंग डिसाइड होती है ना, वो इन्हीं टाइप्स ऑफ टोकन्स के बीच में होती है। कि लेट सपोज आपका, जैसे मैं एक बात इसकी बात बताता हूँ, 4.1 मिनी की बात बताता हूँ। तो इसमें जो इनपुट टोकन्स है वो 0.004 समथिंग कुछ लेता है पर मिलियन टोकन के लिए। आई एम नॉट श्योर, एक बार आप चेक कर सकते हो। और आउटपुट टोकन के लिए 0.02 पर मिलियन टोकन है समथिंग। ठीक है, अगर कोई रीजनिंग मॉडल है, ठीक है, अगर कोई रीजनिंग मॉडल है तो वो जो इंटरनल थिंकिंग कर रहा है उसमें भी ऑब्वियसली टोकन्स यूज हो रहे हैं, तो वो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होगी। तो एक एलएलएम मॉडल की जो कॉस्टिंग आती है वो इनपुट प्लस आउटपुट टोकन्स को क्लब करके आती है, और इनपुट और आउटपुट टोकन्स की प्राइसिंग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मॉडल की प्राइसिंग एक जैसी रहेगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप इनपुट में बहुत सारा डेटा दे रहे हो, तो नॉर्मली इनपुट की प्राइसिंग आपकी कम रहती है। ठीक है, और आउटपुट टोकन की प्राइसिंग ज़्यादा रहती है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करें। तो इसलिए जब भी कोई आप मॉडल यूज़ करें तो उसकी प्राइसिंग जरूर देख लें, नहीं तो ऐसे ऐसे ब्लंडर होंगे ना कि पता चला आपने $500 का रिचार्ज कराया वो, और एक बार में वो पूरा का पूरा $500 उड़ गया। ठीक है, बिकॉज आपने ऐसा मॉडल यूज कर लिया उसके लिए कि जो $15 तक चार्ज करते हैं आउटपुट टोकन में। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हम तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था कि एलएलएम के अंदर जो है चलता कैसे है, और ये पूरा फ्लो समझाया था। अब डिटेल में अगर हम देखें तो एलएलएम नेक्स्ट वर्ड को जनरेट कैसे करता है, प्रिडिक्ट कैसे करता है, तो ये एक इसका, एक तरीके से मैं बताऊं तो एक इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, कि कैसे चीजें चलती है। तो अगर हम समझे कि आपने जो भी इनपुट टेक्स्ट दिया है वो कन्वर्ट होता है आपके टोकन के अंदर, एंड उसके बाद मॉडल जो है जितना भी आपका प्रीवियस टोकन है उसको देखता है और कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबल टोकन्स को जनरेट करता है। ठीक है, पॉसिबल टोकन्स को प्रेडिक्ट करता है, कि एक पूरी लिस्ट तैयार करता है, और उसमें ना बहुत सारे टोकन्स होते हैं, लाइक 1000 10,000 लिस्ट। एक लिस्ट जो बनाता है उसमें 10,000 के करीब वर्ड्स होते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी होती है, एंड उसमें से वो एक वर्ड को सिलेक्ट करता है एज अ आउटपुट, एंड बाकी सबको डिस्कार्ड करता है, और जो वो वर्ड है वो आपके इनपुट टोकन के साथ क्लब होकर के नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर से वो इनपुट टोकन बन जाता है। नहीं समझ में आया मुझे मुझे दोबारा समझाओ। तो लेट्स जस्ट टेक अ एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं।
तो इसको मैं एक इस सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मैंने एलएलएम को दिया AI इज पावरफुल, ठीक है। तो AI को बस इतना दिया, और तो एलएलएम पता क्या करेगा? एलएलएम करेगा कि अच्छा मेरे पास आया है AI इज पावरफुल, सो आगे क्या आना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे प्रोसेस होंगे कि ये पहले टोकन में ब्रेक होगा, ठीक है। फिर ये जो आपका प्रीवियस टोकन है उसको अंडरस्टैंड मतलब उसको देखेगा, एंड उसके बेसिस पे ना यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार करेगा कि क्या क्या होना चाहिए। AI इज पावरफुल, आगे क्या, आगे टूल्स आ सकता है, आगे और क्या आ सकता है, आगे आ सकता है वेपन, कुछ भी, मतलब आपके पास इमेंस पूरी बहुत बड़ी वो एक लिस्ट प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद इन्हीं लिस्ट में से वो एक वर्ड सिलेक्ट करता है इसके लिए, ठीक है, इस प्लेस को फिल करने के लिए। तो जैसे ही उसने फिल किया कि AI इज पावरफुल, क्या, लेट सपोज आपका वर्ड था जो उसने एलएलएम ने सिलेक्ट किया वो था टूल, ठीक है। तो आगे आ गया टूल। अब एक वर्ड सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, एक वर्ड आपका सिलेक्ट हो गया, एक वर्ड आउटपुट आ गया। लेकिन अभी ये ना प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोसेस आगे तब तक चलता रहेगा, ठीक है, आगे चलता रहेगा, ठीक है, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। एंड अगले आइट्रेशन के लिए ना, अगले आइट्रेशन के लिए ये पूरा एज अ इनपुट ट्रीट होगा, ठीक है। तो अगले आइट्रेशन के लिए आपका क्या इनपुट रहेगा, AI इज पावरफुल टूल, और फिर आगे LLM सोचेगा कि अब क्या आना चाहिए, अब क्या, LLM क्या सोचेगा कि अब क्या आना चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस कर रहा है कि अब नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना एक्चुअली में ये पूरा इनपुट है, ये पूरा इनपुट है सेकेंड आइट्रेशन के लिए, ठीक है। अब वो टूल जो है वो एज आउटपुट काउंट नहीं हो रहा है, यहां पे इनपुट काउंट हो रहा है, ठीक है। अब वो आउटपुट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, फिर से एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाएगा वो, ठीक है, वर्ड्स की, और उसमें से कोई एक वर्ड वो सिलेक्ट करेगा इस प्लेस को फिल करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल कि वो वर्ड ले लेता है, जैसे AI इज टूल, तो वर्ड है लेट सपोज दैट, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, AI इज पावरफुल टूल दैट। एंड अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये फिर से इनपुट बन गया, ठीक है। एंड आगे वो LLM फिर सोचेगा कि अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। तो आप देख रहे हो कि हर आइट्रेशन में वो एक एक वर्ड जनरेट करता जा रहा है। ये फर्स्ट आइट्रेशन में जनरेट किया, ये इसने सेकेंड आइट्रेशन में जनरेट किया, लेट सपोज यहां पे जनरेट होता है कैन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलते चलते आपका वर्ड बन जाता है AI इज पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स जनरेट हुए हैं ना यहां से,
ये सब एक एक करके जनरेट हुए हैं, एंड अगले आइट्रेशन में ना वो वर्ड इनपुट का पार्ट बन जाता है, एंड फिर से एलएलएम सोचता है कि ओके मेरे पास आया है एआई इज पावरफुल टूल, अब क्या आना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरी वर्ड्स की लिस्ट प्रिडिक्ट कर रहा है और उसमें से फिर वो एक वर्ड जो मोस्ट सुटेबल वर्ड्स हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अलग बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, एंड वो लेता है। तो जैसे टूल, उसके बाद सिलेक्ट हुआ दैट, फिर अगले इटरेशन के लिए फिर से जाएगा, एआई इज पावरफुल टूल दैट, फिर व्हाट नेक्स्ट, ओके कैन, ओके एआई इज पावरफुल टूल दैट कैन, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, फिर वहां पे लेट्स सपोज ने सिलेक्ट किया हेल्प। तो इस तरीके से पूरे आइट्रेशन चलती रहती है और वो पूरा का पूरा आपका आंसर जनरेट करता है। ठीक है, ठीक है। सो यहां पे ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हमने ये समझ लिया कि एक जो एलएलएम है वो कैसे जनरेट करता है नेक्स्ट वर्ड को। ठीक है, और जो वर्ड है वो वापस से वो इनपुट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए पुराना वाला जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पे बहुत फन फैक्ट है कि अगर आपका किसी भी जगह पे उसने गलत वर्ड प्रिडिक्ट कर लिया या गलत वर्ड उसने सिलेक्ट कर दिया आपके आउटपुट के लिए, तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड था या टूल था ना, तो टूल की जगह वो कोई और वर्ड ले ले। जैसे हमने क्या वर्ड लिखा था यहाँ पे, हाँ लेट सपोज वो वेपन ले ले। ठीक है, ठीक है, सो लेट सपोज वो वेपन ले ले। अब अगर वो वेपन यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो वो पूरी मीनिंग ही बदल देगा। एआई इज पावरफुल वेपन दैट कैन, मे बी आगे वो हेल्प की जगह कुछ और डिस्ट्रॉय सिलेक्ट कर ले। ठीक है, लाइक पूरा का पूरा एक्चुअली ना इसी को ही फिर वो आगे हम किसी और वीडियो में समझेंगे, इसी को ही ना हैलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लाइक हम एलएलएम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे डील कर रहे हैं एलएलएम के साथ, उसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, क्या हम उसके पैरामीटर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो है ना हम बेसिकली एलएलएम्स का वही समझने वाले हैं कि एलएलएम्स को हम कैसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं मैंने क्या लिख रखा है। तो हमने समझा एलएलएम डज नॉट डायरेक्टली चूज अ वर्ड, फर्स्ट क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी लिस्ट फॉर ऑल पॉसिबल नेक्स्ट टोकन। ठीक है, ये चीज मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि वो ऐसा डायरेक्टली वर्ड नहीं बता देता, पूरे की पूरे लिस्ट बनाता है वो, उस लिस्ट में से देखता है कि कौन सा वर्ड नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे, ये मेरा एक प्रॉम्प्ट था। अब एलएलएम ना इसके ऊपर पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाया है उसने। ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड और ये लिस्ट ना बहुत बड़ी रहती है, लाइक 1000 10,000 की, अगर मतलब लाइक डिपेंड करता है एलएलएम टू एलएलएम, बट बहुत बड़ी लिस्ट रहती है। अब इस लिस्ट के बेसिस पे, अब इस लिस्ट में जो जो वर्ड्स हैं उन्हीं में से कोई एक वर्ड जो है ना आपका नेक्स्ट टोकन होगा। ठीक है, तो सो बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि आप ना यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि ये इनमें से ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है, इनमें से किस टाइप का वर्ड वो सिलेक्ट करे। ठीक है, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। उसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर आता है एलएलएम का, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, एलएलएम के अंदर क्रिएटिविटी या रिस्क कंट्रोल जो है ना, या डिटर्मिनिस्टिक बनाना है या क्रिएटिव बनाना है, वो हैंडल करता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज
changes how flat and sharp the probability distribution is। मतलब एक कुछ नहीं, बेसिकली जो आपके वर्ड्स सिलेक्ट हुए ना, तो उनके जो की प्रोबेबिलिटी है वो कितने फ्लैट है या कितना शार्प है, उसके बेसिस उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, कि आपने आपकी जो लिस्ट सिलेक्ट हुई है एलएलएम से, उसमें से उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सबकी वो कैसी रहेगी। ठीक है, कि क्या सारे वर्ड्स आपस में आसपास की प्रोबेबिलिटी वाले होंगे, या ऐसा होगा कि एक वर्ड 90% पे है, दूसरा वर्ड 80% पे है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना, एलएलएम के अंदर टेम्परेचर जो है 0 से 2 या 0 से 1, डिपेंड, अलग अलग एलएलएम में अलग अलग मिल जाएगा आपको। बट 0 होता है स्ट्रिक्ट या फिर डिटर्मिनिस्टिक, भाई मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, नो इधर उधर की बकवास, नो इधर उधर की बातें। ठीक है, और हायर टेम्परेचर लाइक 2 या 1 ये बताता है कि भाई करो अपना काम जो कर सकते हो। ठीक है, डू, ठीक है, हो जाओ क्रिएटिव। पता चला आपने पूछा था उससे कहानियां के अंदर वो गाने भी सुना रहा है, कहानियों के अंदर वो एक हीरो को मार के 10 बार जिंदा कर रहा है। लाइक करो, तुम कुछ भी करो। ठीक है, सो दिस इज रिलैक्स टेम्परेचर, मीन्स देयर इज नो एनी प्रेशर या लाइक हार्ड फॉर एलएलएम की, नहीं मुझे भाई स्टिक रहना है इसी पॉइंट पे। ठीक है, और बीच वाले मिड रहते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत बैलेंस्ड है ये। तो अगर लो टेम्परेचर को समझे, ठीक है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी टोकन्स को ज्यादा डोमिनेट करता है। यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटी टोकन्स होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो आंसर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर बिकम ऑलमोस्ट, तो और इसमें जो है लो टेम्परेचर वाले टोकन्स होंगे वो जीरो की तरह ट्रीट होते हैं, तो लाइक इसको हम एक तरीके से डिस्कार्ड ही कर देते हैं। तो जो टॉप के जो टोकन्स हैं, जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले टोकन्स हैं, वो ही आपके लिस्ट में रहते हैं। बट यहाँ पे भी ना एक कैच है, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रखा है वही आपका आंसर होगा, नहीं, ये एलएलएम डिसाइड करेगा। ठीक है, बट ये है कि यहाँ पे जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा हमारा प्रॉम्प्ट था आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, बट इसमें जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट हो करके आपका बन जाए आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी मॉर्निंग डे, एवरी मॉर्निंग तक था ना, एवरी मॉर्निंग, और यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया डे, डे की जगह सॉरी डेली शायद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली अवेलेबल है तो वो डेली को उसने प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो अगर अगर हम बात करें तो जो लो टेम्परेचर है वो कब यूज करते हैं, जब हमें बिल्कुल सेफ खेलना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, हमें डिटर्मिनिस्टिक आंसर चाहिए। ठीक है, हमें क्रिएटिविटी ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये रहता है, तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इंटरव्यू टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, या फिर एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर जीरो रखते हैं। ठीक है, या फिर डेटा एनालिसिस वगैरह सब में भी टेम्परेचर जीरो रखते हैं। रिलैक्स टेम्परेचर कहाँ रहता है? ठीक है, ये पहली बात तो यहाँ पे जो ऐसे टोकन्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक किस हायर प्रोबेबिलिटी भी ले लिया, लो प्रोबेबिलिटी भी ले लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इन्हीं में से उसने वर्ड सिलेक्ट सिलेक्ट कर करके इसने क्या बना दिया, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग वाइल कोडिंग ऑन माई लैपटॉप। ठीक है, लाइक यू कैन सी लाइक यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है। तो ये क्रिएटिव है, लेस प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला आंसर क्या देगा ये। ठीक है, और सम टाइम
सम टाइम नहीं, मतलब यहाँ पे जब आपको क्रिएटिविटी के साथ खेलना हो और फैक्चुअली आपके आंसर्स पे कोई, अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये क्या रहता है कि कई बार ये गलत भी देता है, ठीक है, बिकॉज उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है ना सिलेक्ट करने की, वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करने की, ठीक है, तो वो कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर सकता है। तो आपको जब भी आपका टेम्परेचर हाई है तो आपको आंसर्स की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नॉर्मली हम राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, स्टोरी टेलिंग में, इन सब जगहों पे हम लोग ऐसे टेम्परेचर्स को यूज करते हैं, सो दैट यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा, ठीक है, अलग अलग वेज, अलग अलग चीजें वो फाइंड करो, ठीक है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डज नॉट रिमूव बैड टोकन्स, ठीक है, इट ओनली चेंज हाउ लाइकली दे आर, ठीक है। लिस्ट में से आपके बैड टोकन्स रिमूव नहीं करेगा वो, ठीक है, बट एलएलएम को ये एक एक जो लिस्ट देगा वो इस टाइप का देगा। बेसिकली एलएलएम को ये हेल्प करेगा कि आप जो प्रिडिक्शन करोगे नेक्स्ट वर्ड का, वो बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में करोगे या लाइक अपने चिल मूड में करोगे, ठीक है। इसी के साथ नो दो पैरामीटर और है, फटाफट देख लेते हैं, एक टॉप के और एक टॉप पी, ठीक है। सेम कहानी वही है कि लिस्ट जो बना रहा है ना एलएलएम नेक्स्ट वर्ड के लिए, उसमें सारी कहानी करना। तो टेम्परेचर का हमने देख लिया, उसके बाद जो टॉप के है, दिस इज हार्ड कट ऑफ पैरामीटर है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका जो भी ये लिस्ट है उसमें ना, जैसे आपने पास किया टॉप के, तो टॉप के का मतलब है कि भैया मुझे टॉप के की प्रोबेबिलिटी ही चाहिए, ओनली कीप द टॉप के मोस्ट प्रोबेबल टोकन, डिलीट एवरीथिंग एल्स। मतलब जो टॉप के टोकन्स हैं वही टोकन आप रखो, बाकी सारे टोकन हटा दो। तो अगर मैंने टॉप 3 दिया है तो टॉप के जो 3 टोकन्स हैं उनको उसने रखा है लिस्ट में, बाकी सारे टोकन हटा दिए। अब एलएलएम जो प्रिडिक्ट करेगा वो इन्हीं तो 3 टोकन में से कोई एक टोकन होगा। तो इसीलिए आप देखो यहां पे क्या प्रिडिक्शन है, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। तो जैसे यहाँ पे बिफोर है, ठीक है, आपका मैं आप ये आगे का भी लिख दिया मैंने, ये एवरी तक था ना, एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, हाँ। तो आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे आपको एक बिफोर आ गया क्योंकि इसमें बिफोर था, और लेट सपोज अगर वर्क होता तो वर्क भी आता, बट वर्क नहीं है तो अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, बिफोर, और बिकॉज आगे कोई टोकन नहीं है तो ये बिफोर तक। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में वो जो यहाँ पे मैंने वर्क लिखा था ना, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में वर्क को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टॉप के, जो टॉप के का मतलब है वो नंबर कितने टोकन्स आपको रखने हैं टॉप वाले, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम कहाँ यूजफुल होता है, कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे प्रिवेंट करना हो नॉनसेंस टोकन्स को, किस से सिंपल है कंट्रोल में एंड वेरी प्रेडिक्टेबल। तो लाइक इसमें क्या होता है कि आप आंसर गेस कर सकते हो चीजें। और नेक्स्ट जो है आपका टॉप पी, टॉप पी और इंटरेस्टिंग है। तो हम नहीं चाहते हैं कि भैया इसको ना बिल्कुल हार्ड कट ऑफ कर दो कि भाई आगे कर, हम चाहते हैं कि एक ना, हमने पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमने एक प्रोबेबिलिटी दे दिया कि लाइक 80% या लेट सपोज 90%। तो वो क्या करता है कि वो टोकन्स को ना, टोकन्स की प्रोबेबिलिटी को सम करता जाता है कम्युलेटिव वे में, ठीक है, वो कम्युलेटिव वे में सम करता जाता है। और जहां तक, जैसे लेट सपोज टॉप पी 90 था ना, ठीक है, तो जहां पे 90 क्रॉस करेगा उसके बाद के टोकन्स को वो कंसीडर नहीं करेगा। फिर से समझो, आपने टॉप पी दिया 90, 0.9%,
या 0.9 दिया, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी के तक जितना टोकन्स कंसीडर कर सकते हो वो करेगा, ठीक है। तो लेट सपोज 40 प्लस 22 62, फिर 15 प्लस ये 77, फिर 10 किया 87, फिर 8 किया 95, प्रोबेबिलिटी क्रॉस कर गया जो हमने लिमिट दी थी। हमने लिमिट क्या दिया था 0.9, इसको क्रॉस कर गया। इसके नीचे के टोकन भैया नहीं लेने हैं आपको। आपको अब जो प्रिडिक्शन करनी है ना वो इसी टोकन से करनी है, ठीक है। अब जो प्रिडिक्शन करनी है वो आपको इसी टोकन से करनी है। इसीलिए देखो, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग वाइल, बिकॉज यहां पे वाइल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर से वो जनरेट करेगा फिर से, और टॉप पे आपने 90 दे रखा है तो 90 तक वो वर्ड सिलेक्ट करेगा, और उसमें लेट सपोज आ गया आपका रीडिंग वर्ड, तो रीडिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में यहां तक रीडिंग तक एज ए इनपुट जाएगा, और फिर से नए वर्ड्स जनरेट होगा, और उसमें टॉप 90 वर्ड्स, टॉप 90% तक की वर्ड्स सिलेक्ट करेगा, और उस वर्ड्स में से उसमें से वो न्यूज वर्ड को सिलेक्ट किया उसने, ठीक है। ओके, तो आई बिलीव आपको अब समझ में आ गया होगा कि टॉप पी क्या है, ठीक है। टॉप पी नॉर्मली कहाँ किन चीजों के लिए यूज करते हैं या कब करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमें डायनेमिक सिलेक्शन कराना हो, या हमें एक नेचुरल टोन चाहिए लैंग्वेज में, या फिर उस टाइप का, क्योंकि यहाँ पे आपने मॉडल को ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए, आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं दिए और आपने बहुत कम ऑप्शंस भी नहीं दिए मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल के पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, थोड़े से उसके पास वर्ड्स ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू टॉप के प्रिडिक्ट करने के लिए नेक्स्ट वर्ड के लिए, ठीक है। तो अब हम समझना चाहेंगे कि ये सारी चीजें ना एक साथ कैसे काम करती है। तो मॉडल ने प्रोबेबिलिटी से वो सारे टोकन्स निकाले, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, रीशेप करता है उस प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, कि किस एरिया में मुझे देखना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाले में देखना है, या फिर जहाँ पे सारे आपके टोकन जो है एक फ्लैट जोन है वहां पे देखना है, ठीक है। फिर जो टॉप के है या टॉप पी है वो फिल्टर करता है टोकन को, ठीक है, कि कहाँ से टोकन को डिस्कार्ड कर देना वो हमारे काम का नहीं है। एंड उस इस सैंपल में से जो टॉप के टॉप पी जो है उस सैंपल में से फिर एक टोकन को सैंपल किया जाता है, एंड उस टोकन को क्या किया जाता है आपके सेंटेंस में ऐड किया जाता है। एंड ये प्रोसेस जो है ना बार बार चलता रहता है नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने के लिए, पूरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका एक एक वर्ड जनरेट हुआ, एक टोकन जनरेट हुआ, ठीक है, एंड वो फिर से ये पूरा जो प्रोसेस है रिपीट होगा नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा, तो इसमें हमने थोड़ा बहुत ये भी समझा कि अच्छा हेलुसिनेशन कैसे होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करता है रैंडमनेस को, ठीक है। जैसे कि वहां पे हमने देखा कि आपको स्ट्रिक्ट आंसर्स चाहिए, आपको टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए, या आप थोड़े वेरिएशंस दे रहे हो, थोड़े क्रिएटिविटी दे रहे हो, ठीक है उसको। तो अगर आपका आपने टेम्परेचर हाई रख रखा है तो रैंडम आपके आंसर्स रहते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो स्ट्रिक्ट आंसर आते हैं, डिटर्मिनिस्टिक आंसर्स आते हैं। टॉप के जो है वो क्वांटिटी वाइज डिस्कार्ड करता है, और टॉप पी जो है प्रोबेबिलिटी वाइज डिस्कार्ड करता है, ठीक है। तो ये मेन मेन की पॉइंट्स हैं इसको याद रखने का। बट और भी अगर क्या इन इस पूरे लिस्ट में जो आज हमने पढ़ा है, जो ये पूरे कंटेंट में क्या मेन मेन चीजें हमने समझा है कि भैया जो एलएलएम है डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ये पैटर्न अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि पैटर्न्स पे ही ट्रेंड हो रखा है एक्चुअली में, ठीक है। दे प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, ओके। टोकन और वर्ड में क्या डिफरेंस है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है मॉडल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फैक्ट्स को नहीं देखता है, वो मीनिंग्स को नहीं देखता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे करेक्टनेस के इक्वल नहीं होता। मॉडल बहुत कॉन्फिडेंटली तुम्हें बोल देगा कि भाई ये है, लेकिन वो फैक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, वो
चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी इन रियल सिस्टम। तो अगर आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, कोई भी एआई सिस्टम बनाते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे जो जिससे कि वैलिडेट हो सके। अगर कोई या फिर इवन आपने देखा होगा कि इवन चैट जीपीटी भी नीचे एक लाइन देता है, को माइक्रोसॉफ्ट को पायलट देता है कि भाई दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट, प्लीज वेरीफाई बिफोर एक्चुअल यूज, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस सीरीज में मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, ऐसी जो इतना इंफॉर्मेटिव और बहुत सिंपल लैंग्वेज में होगा जैसे कि ये वीडियो था। अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा। एंड कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स एंड सारी चीज़ें क्लियर हो इस एआई के लिए। एंड यहाँ पे फिर हम जब ये कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे एआई एप्लीकेशंस कैसे बनाना है, जो हाई लेवल या कॉम्प्लेक्स एआई एप्लीकेशंस कैसे बनाना है, ठीक है, एआई को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो सब देखेंगे। एंड इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई है वो आपके इंटरव्यू में, वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, ठीक है, वो आपके करियर में डेफिनेटली काम आएगा। तो मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से समझना, और कुछ भी हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।